हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। एम संदीप, वेलकम टू सीएससी सर्कल। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो हमारा विजन आईएएस 2020 टेस्ट सीरीज चल रही है, ठीक है, 2021, उसका आज 24 टेस्ट नंबर है। इसमें क्या होगा कि आज से हम लोग जो विजन के फुल टेस्ट हैं, ठीक है, जो फुल सिलेबस है, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक, ठीक है, तो सारा का सारा जो कंबाइंड आता है सिलेबस जैसे हमारा यूपीएससी में पेपर आता है, ठीक है, फुल सिलेबस का, तो उसी हिसाब से अब ये सारे के सारे टेस्ट रहने वाले हैं, ठीक है। और बच्चे पूछ रहे थे कि मतलब कितने टेस्ट हैं, तो देखो ये टोटल 35 टेस्ट हैं इनके, उसमें से हम लोगों ने 23rd सॉल्व कर लिए हैं। जो अभी तक सब्जेक्ट वाइज चल रहे थे, अब फुल टेस्ट हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों ने अगर पिछले नहीं देखे तो उनको अगर देख लेंगे तो आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग बनेगी। और आप लोग जो है, अब आप लोग क्या कीजिए कि क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, क्योंकि मैं इतना टाइम दे देता हूँ आप लोगों को कि आप लोग उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं आराम से, ठीक है। और आपको अपनी परफॉर्मेंस चेक करना है कि कितना आपका टेस्ट, मतलब कितना आपका एक टेस्ट में तुम्हारे सही हो रहे हैं, ठीक है। जैसे आज मैं 25 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा इसमें, तो 25 में आपके कितने सही हो रहे हैं। अगर आपका मान लो, अगर आपका इसमें 25 में से मान लो, अब अगर आपका 15 क्वेश्चन सही हो जाता है तो आप मतलब सेफ जोन में हैं कि आपका मतलब प्रीलिम्स नहीं रुकेगा, ठीक है। तो आप लोग अपना मतलब इसमें अटेम्प्ट करके देखिए, तो उससे आपको पता चलेगा। अगर आपके 50% यानी 12 क्वेश्चन सही होते हैं तो इसमें कहीं ना कहीं आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, तो आप लोग थोड़ा सा अपनी मेहनत कीजिए उस पर, ठीक है। तो आज से आप लोगों को ये बताना है, और अगर जो भी मैं क्वेश्चन का आंसर पूछूं वो भी आप लोग इसको बताइए, तो आप मतलब अगर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे ना तो आप एक एक्टिव फॉर्म में रहेंगे, ठीक है। आप ये भी कर सकते हैं कि हर मतलब क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। उसके बाद आप लोग गिन लीजिए, ठीक है। तो ये भी आप कर सकते हैं। तो आप लोग जैसा भी आपको सुविधा लगे, या फिर आप कोई कागज़ पेन ले लीजिए, उस पर आप टिक कर लीजिए, जैसा भी आपको सुविधा लगे, ठीक है। तो उसके हिसाब से आप लोग कर लो, और उस पर फिर बताओ कि कमेंट में हमारा कितना सही हो रहा है। और अब और अपने आप भी आपको जब पूरा क्वेश्चन हो जाएगा, जब पूरा वीडियो ख़त्म होगा, तो आपको भी पता लगेगा कि हाँ, आज हमने कुछ पढ़ाई की है या अपने आप से कुछ किया है, तो एक मतलब अच्छी एनर्जी उसमें फील होगा, ठीक है। तो आप एनर्जेटिक फील करेंगे और अच्छे से आपका मतलब अच्छे से हो पाएगा, ठीक है। तो आप लोग मेरे साथ साथ इसको सॉल्व करें। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो देखो इसमें करंट अफेयर का भी देखो पूरा का पूरा है और कंप्लीट सिलेबस है इसमें, ठीक है। तो इसका फुल हमारा हिंदी में डिस्कशन इसमें रहने वाला है इसका, ठीक है। तो इसमें अब बताना है फर्स्ट वाला क्वेश्चन। तो इसमें कहा गया है कि स्थायी कार्बनिक प्रदूषक जो होते हैं, यानी जो परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट यानी पीओपी जो होते हैं, ठीक है, उन्हीं के बारे में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट है कि वे दीर्घकाल तक पर्यावरण में स्थायी बने रहते हैं। सेकेंड है कि उन्हें वायु और जल के द्वारा लंबी दूरी तक परिवाहित किया जाता है। और थर्ड है कि वे जीवित जीवों से के वसायुक्त ऊतकों में घुल जाते हैं, यानी विलय हो जाते हैं, उसमें घुल जाते हैं, ठीक है। तो देखो ये जो थर्ड वाला स्टेटमेंट, ये तो हमारा सही हो गया कि क्योंकि ये वसा मतलब जीवित जीवों के वसायुक्त ऊतकों में ये घुल जाते हैं, ठीक है, अपने आप को पूरी तरीके से डिजॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। और सेकेंड वाला स्टेटमेंट भी सही है, क्योंकि उन्हें वायु और जल के साथ ये लंबी दूरी तय कर लेते हैं, ठीक है। और ये दीर्घकाल तक पर्यावरण में स्थायी बने रहते हैं, ठीक है। ये होते क्या है, तो ये एक्चुअली में जो ये आपको डीडीटी हो गया, पीसीबी हो गया, ठीक है, तो ये पोल्यूटेंट होते हैं। तो हमारे तीनों स्टेटमेंट सही हैं। तो ये आपका डी वाला ऑप्शन सही हो गया। तो आप लोगों को बताना है इसमें आपने कौन सा आंसर लगाया था, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो इसमें बॉडी मॉस इंडेक्स के बारे में बताना है, बीएमआई के बारे में, कि कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है, ठीक है। तो फर्स्ट है कि यह शारीरिक गतिविधियों को बनाए रखने के लिए किसी व्यक्ति द्वारा दैनिक रूप से ग्रहण की जाने वाली आवश्यक कैलोरी की एक माप है, ठीक है। सेकेंड है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी डब्ल्यूएचओ के द्वारा सामान्य बीएमआई परास 18.5 से 24.9 के मध्य होना चाहिए, ठीक है। तो देखो ये सेकेंड वाला स्टेटमेंट हमारा सही है, क्योंकि इसमें जो इसका परास होना चाहिए, ठीक है, बीएमआई इंडेक्स का, तो ये 18.5 से 24.9 के बीच में होना चाहिए। और ये बीएमआई होता क्या है, तो इसमें क्या होता है कि आपका जो बॉडी मास होता है, ठीक है, बॉडी को किलोग्राम में लिखिए जितना आपका वजन है, ठीक है।
और आपकी जो हाइट है, ठीक है, ऊंचाई, तो उसको मीटर में स्क्वायर कर दीजिए, उससे ये बॉडी मास इंडेक्स निकलता है। तो आप लोग अपनी भी बॉडी मास इंडेक्स निकाल सकते हैं कि आपका कितना है, ठीक है। तो ये इसका फार्मूला होता है। और जो ये फर्स्ट में स्टेटमेंट कहा, और ये जो फर्स्ट में कहा गया है स्टेटमेंट, तो ये हमारा गलत हो गया स्टेटमेंट, क्योंकि एक्चुअली में जो ये कहा गया है तो ये दैनिक रूप से जो गतिविधियां बनाने के लिए जो ग्रहण की गई आवश्यक कैलोरी की माप नहीं करता है। ये क्या करता है कि जो ऊंचाई और वजन के आधार पर शरीर में कितनी वसा है, यानी फैट कितना है आपके शरीर में, उसकी माप करता है, ठीक है। तो हमारा सेकेंड स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट वाला गलत हो गया, तो हमारा बी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है थर्ड। तो इसमें कहा गया कि वर्ष 1969 में बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन तत्कालिक परिणाम थे, ठीक है। तो फर्स्ट है कि कृषि क्षेत्र के लिए ऋण की उपलब्धता में वृद्धि, वित्तीय बचत में वृद्धि और धन की आपूर्ति में वृद्धि से मुद्रास्फीति में वृद्धि। तो देखो ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं, क्योंकि उस समय क्या था कि जो आम इंसान था तो वो मतलब ये बैंकिंग सेक्टर से कटा हुआ था, तो उसको बैंकिंग सेक्टर से जोड़ने के लिए और किसानों को ऋण उपलब्ध कराने के लिए और ये वित्तीय बचत के लिए ये मतलब काम किया जा रहा है, ताकि उस पैसे को, जो खाली पड़ा हुआ पैसा है, उसका भी यूटिलाइज किया जा सके, ठीक है। जिनको उनकी आवश्यकता नहीं है उनको ब्याज मिल सके, और जिनको उनकी आवश्यकता है उनको ऋण दिया जा सके बैंकों के माध्यम से जोड़ के, ठीक है। तो इसलिए ये तीनों के तीनों हमारे वो परिणाम थे। तो हमारा डी वाला ऑप्शन इसका भी सही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर हमारा 4। तो इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारतीय क्षेत्र पर जलवायु परिवर्तन का आकलन रिपोर्ट जारी की गई है, ठीक है। तो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट है कि वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर यानी WWF इंडिया के द्वारा। सेकेंड है कि ऊर्जा एवं, इसको थोड़ा सा मैं वीक कर लेता हूँ, ठीक है, तो क्वेश्चन दिख जाएंगे, ठीक है हमारे। हाँ, तो इसमें ये बताना है कि मतलब ये सेकेंड वाला है हमारा बी ऑप्शन की ऊर्जा और संसाधन संस्थान के द्वारा यानी टेरी के द्वारा, और पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा, ठीक है। और डी वाला ऑप्शन है हमारा कि पृथ्वी एवं विज्ञान के द्वारा, ठीक है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस, ठीक है। तो इसमें किसने ये मतलब भारतीय क्षेत्र पर जलवायु परिवर्तन आकलन रिपोर्ट पेश की है। तो देखो ये जो असेसमेंट, क्लाइमेट असेसमेंट जो आपको देखने को मिला है, तो ये डी वाला ऑप्शन हमारा सही है, जो पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय के द्वारा ये जारी किया गया है। और इसमें जो 1901 से 1918 के 2018 के बीच का असेसमेंट किया गया है क्लाइमेट का, ठीक है। उसमें कहा गया है कि 0.7 डिग्री सेंटीग्रेड जो है ये टेम्परेचर इसकी बढ़ने की बढ़ गया है, ठीक है। और इसमें जो अभी वर्षा का जो स्तर घटा है, इसमें वर्षा की जो दर होती थी, वर्षा की दर, ठीक है, उसमें 6% की गिरावट आई है। इसी के साथ साथ जो हिंद महासागर के क्षेत्र में जो चक्रवात आते हैं उनमें वृद्धि हुई है। साथ ही साथ ये जो हिमालय वाला क्षेत्र है वहाँ पे देखने को मिला है 1.3%, जो 1.3 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर में वृद्धि हुई है। तो ये सब असेसमेंट इसमें देखने को मिला है, ठीक है। नेक्स्ट है 5 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें सितन वासल चित्रकला के बारे में बताना है हमको। तो फर्स्ट है कि ये चित्रकला कर्नाटक राज्य में पाई जाने वाली शैल उत्कीर्ण चित्रकला है, ठीक है। सेकेंड है कि ये चित्रकला जैन धर्म से संबंधित है। तो कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है। तो देखो सेकेंड स्टेटमेंट तो सही है, ये जैन धर्म से संबंधित है, लेकिन ये जो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट है तो ये गलत है, क्योंकि इसमें जो कर्नाटक नहीं है, ये एक्चुअली तमिलनाडु में देखी गई है, ठीक है। तमिलनाडु में ये चित्रकला है, इसे अरिवाल और कोयल भी चित्रकला के नाम से जानते हैं, और ये गुफा चित्रकला है, इम्पोर्टेंट ये है, ठीक है। तो ये गुफा चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। तो देखो ये सेकेंड वाला स्टेटमेंट सही हो गया, तो हमारा बी वाला ऑप्शन इसका सही है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 6 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया है कि नवोन्मेषी प्रौद्योगिकी में औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहित करने वाले एक मंच वैश्विक नवाचार एवं प्रौद्योगिकी गठबंधन, ठीक है, यानी GITA के बारे में। GITA को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग यानी जो डिपार्टमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा इसके साथ मिलकर संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। तो फर्स्ट है कि राष्ट्रीय सूचना केंद्र, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र है नीति आयोग द्वारा, या फिर राष्ट्रीय उद्योग परिसंघ द्वारा, या भारतीय विज्ञान कांग्रेस के द्वारा। तो देखो ये सी वाला ऑप्शन सही है, जो हमारा ये भारतीय उद्योग परिसंघ है इसके साथ मिलकर ये की गई है, ठीक है।
जो ये GITA की का गठन किया गया है, ठीक है, नवाचार के लिए। तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो गया। और इसका भी 9वां स्थापना दिवस मनाया गया था, इसीलिए ये मतलब न्यूज में था, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा शिकारी पक्षियों यानी बर्ड ऑफ प्रे के संबंध में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है। तो फर्स्ट है कि ये पक्षी आकार में छोटे और एक साथ बड़े झुंड में रहते हैं। सेकंड है कि ये शिकारी पक्षियों की दृष्टि से बहुत तीक्ष्ण और द्विनेत्रीय दृष्टि सीमा विस्तृत होती है इनकी। और ये गौरैया और तोता शिकारी पक्षियों के उदाहरण है। तो देखो, गौरैया और तोता इतने तो मासूम से होते हैं, वो फल खाते हैं, ना कि इन शिकार करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा गलत है। इसमें आपको देखने को मिलेगा बाज देखने को मिलेंगी, चील है, फॉल्कन जो पक्षी होता है, ठीक है, और ये जो बजर्ड होता है, तो ये सब ये शिकारी पक्षी होते हैं। तो ये हमारा गलत हो गया। और सेकंड स्टेटमेंट तो हमारा सही है, क्योंकि शिकारी पक्षियों की दृष्टि से ये बहुत इनकी मतलब जो दिव्य मतलब दृष्टि होती है, देखने की क्षमता बहुत अधिक होती है इनकी, ठीक है। तो ये गलत है। और ये देखो, ये छोटे पक्षी नहीं होते, ये तो यार बड़े पक्षी होते हैं, देखने को मिलते हैं, ये बड़े पक्षी होते हैं। इनकी चोंच थोड़ी सी नुकीली होती है, और साथ ही साथ इनका जो पंजे होते हैं बहुत मजबूत होते हैं, ठीक है। तो ये एक्चुअली ये पंजे बहुत ही मजबूत होते हैं इनके, ठीक है। तो ये हमारा स्टेटमेंट ये ए वाला स्टेटमेंट इसका सही है, ठीक है। एक्चुअली मेरे ही जीवन की एक मेरी लाइफ की, मैं बचपन में बहुत छोटा था, तब मतलब बहुत ज़्यादा समझ नहीं थी, मतलब थोड़ी बहुत थी। तो क्या होता है कि मैं गांव से बिलोंग करता हूँ, ठीक है। तो वहाँ क्या किया कि मम्मी ने हमें रोटी घी और नमक रोटी बहुत मतलब प्रसिद्ध होता था, वो चने वाली रोटी बनाई जाती है और घी नमक लगा के खाया जाता है। तो उसे मतलब लगा के मुझे दिया। तो मैं बाहर बैठा खा रहा था, और एक्चुअली एक जो चील आई और उसने पंजे से ऐसे मतलब मारा और मेरी रोटी छीन के ले गई। मैं रोने लगा, और मेरे आँख के पास एक इतना गहरा उसका पंजा लगा, तो आज भी उसका निशान हमारे बना हुआ है, ठीक है। तो ये मतलब इसे ये मतलब याद आ गया एकदम बिल्कुल। मतलब जब ऐसा क्वेश्चन पढ़ा, तो मतलब ऐसी जो घटनाएं होती जीवन की छोटी छोटी, तो ये याद आ जाती हैं। तो मैं बहुत डर गया था एक्चुअली मैं उस दिन। बट बाद में फिर मम्मी आई, तो उन्होंने समझाया कि चलो बेटा, बाहर मत खाया करो, अंदर खाया करो, ये चीज़ें जो है आ जाते हैं पक्षी। और पहले होते बहुत ज़्यादा पक्षी थे, इस समय तो अब नहीं है, लेकिन उस समय चील और ये बाज वगैरह बहुत पक्षी देखने को मिलते थे, ठीक है। तो ये तो मेरे जो मूल जीवन की जो एक कहानी थी, ठीक है। चलो कोई नहीं, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसमें कहा गया क्वेश्चन नंबर 8, इसमें कहा गया कि संसदीय स्थायी समितियां यानी जो हमारी जो होती हैं स्टैंडिंग कमेटीज, तो उसके बारे में हमको बताना है, ठीक है। तो फर्स्ट है कि संसदीय स्थायी समितियां स्थायी निकाय हैं जिनका गठन प्रतिवर्ष किया जाता है, और ये सतत रूप से कार्य करती हैं। सेकंड है कि सभी विधेयकों जो विधेयक होते हैं यानी जो सभी बिल्स होते हैं, इनकी किसी स्थायी सदस्य जो स्थायी संसदीय स्थायी समिति के द्वारा की जानी चाहिए, मतलब उसकी जांच की जानी चाहिए, ठीक है। तो ये ऐसा कोई जांच होती है, ऐसा कोई मतलब अनिवार्य कारण नहीं होता है। मतलब ये लोग कर भी सकते हैं, ये जांच करने के लिए तो बनाई ही जाती हैं। लेकिन अभी जो 17वीं लोकसभा चुनकर आई है, उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा बिल बिना जांच के ही पास होते जा रहे हैं। तो उसमें बहुत ज़्यादा आप लोगों ने तो देखा था, CA था और अदर ये बिल जितने भी पास हुए हैं वो बिना स्टैंडिंग कमेटियों के ऐसे ही पास कर दिए गए हैं। तो ये बहुत ज़्यादा चर्चा में थे, तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। और ये फर्स्ट वाला स्टेटमेंट सही है, क्योंकि स्थायी समितियाँ स्थायी निकाय हैं जिनका गठन प्रतिवर्ष किया जाता है, और ये सतत रूप से कार्य करती हैं। तो हमारा ए वाला ऑप्शन इसका सही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। तो इसमें कहा गया है कि भारत में रामसर स्थलों के संदर्भ में बताना है हमको। तो ये फर्स्ट है कि रामसर स्थल हैं, उनकी अवस्थिति की कहाँ पर वो स्थल हैं, ठीक है। तो काबरताल आर्द्र भूमि उत्तराखंड दिया हुआ है। आसन रिजर्व ये आसन संरक्षण रिजर्व उत्तर प्रदेश, और नांदूर मधेपुर पक्षी अभ्यारण्य ये महाराष्ट्र। तो देखो, ये तो थर्ड वाला स्टेटमेंट हमारा सुमेलित है, ये हमारा महाराष्ट्र में है, नांदूर मधेश्वर पक्षी अभ्यारण्य, ठीक है। लेकिन ये आसन रिजर्व की बात करें, तो ये आसन संरक्षण रिजर्व ये उत्तराखंड में मिलेगा। और तो ये हमारा गलत हो गया, सेकेंड वाला उत्तर प्रदेश नहीं है। और काबर ताल की बात करें तो ये बिहार में है हमारा, ठीक है। तो ये भी हमारा गलत हो गया, तो दोनों ये गलत हैं, थर्ड वाला स्टेटमेंट केवल सही है। तो हमारा CD वाला ऑप्शन सही हो गया इसका, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10।
तो इसमें भारतीय निक्षेपागार रसीद के बारे में बताना है, मतलब इंडियन जो डिपॉजिटरी रिसिप्ट होती है, ठीक है, उसके बारे में। तो फर्स्ट है कि यह घरेलू निवेशकों को विदेशी राष्ट्रों की कंपनियों की इक्विटी यानी शेयर में निवेश करने की अनुमति प्रदान करती है। सेकेंड है कि जो ये भारतीय निक्षेपागार रसीद को भारतीय रुपए में मूल्यार्गित किया जाता है, ठीक है। तो ये तो हमारा सेकेंड स्टेटमेंट सही है, क्योंकि भारतीय रुपए में इसको यूज किया जाता है, ठीक है। और फर्स्ट भी सही है, क्योंकि ये इक्विटी में निवेश करने की अनुमति दी जाती है, और इसमें जो विदेशी कंपनियां होती हैं ना, वो मतलब धन जुटाने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकती हैं। तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो गया इसका, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 11 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया है कि व्यापारिक पवनों के संदर्भ में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट है कि व्यापारिक पवनें भूमध्य रेखा के ठीक उत्तर और दक्षिण में पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली पवनें हैं। सेकेंड है कि व्यापारिक पवनें महासागरों की तुलना में स्थलीय भाग पर अधिक नियमित और स्थिर होती हैं, ठीक है। तो ये देखो गलत है, क्योंकि ये जो महासागरों पे ये जो व्यापारिक पवनें हैं, ट्रेड विंड्स जो होती हैं, ठीक है, तो महासागर पर ज़्यादा नियमित और स्थिर होती हैं, ना कि स्थल पर, ठीक है। तो ये हमारा गलत हो गया, और फर्स्ट वाला स्टेटमेंट सही है, क्योंकि ये भूमध्य रेखा के ठीक उत्तर और दक्षिण में पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली पवनें होती हैं, जैसे ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, और ये बीच में भूमध्य रेखा है। तो इसके जो ये वाला पार्ट होगा, ठीक है, इसमें ये मतलब ट्रेड विंड चलती हैं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, ऐसे ये ट्रेड विंड चलती हैं, ठीक है, इस तरह से। तो उसी के बारे में बात की गई है, ठीक है। तो हमारा ये ए वाला ऑप्शन सही हो गया, केवल एक स्टेटमेंट इसका सही है। नेक्स्ट है हमारा 12 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया कि बिंबसार के संदर्भ में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है। तो फर्स्ट है कि वह बुद्ध और महावीर दोनों के समकालीन था, और उसने साम्राज्य विस्तार हेतु एक त्रिसूत्री नीति नामतः यानी वैवाहिक गठबंध स्थापित करना, और शक्तिशाली शासकों के साथ मित्रता करना, और शक्तिहीन पड़ोसियों पर विजय का अनुसरण करना। और थर्ड स्टेटमेंट है उसने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था। तो देखो ये गलत स्टेटमेंट है। पाटलिपुत्र को जो राजधानी बनाई थी इसने उदयन ने बनाई थी, और पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की बात करें तो अजातशत्रु ने की थी, ठीक है। तो ये गलत है, और इसने जो राजधानी बनाई थी वो गृह ब्रज को बनाई थी, ठीक है। तो ये गलत हो गया। सेकेंड स्टेटमेंट सही है, क्योंकि इसकी नीति थी, क्योंकि ये शक्तिशाली राजाओं के साथ मित्रता कर लेता था, और जो वैवाहिक संबंध स्थापित करता था, ताकि उनसे जो है अपना राज्य का विस्तार किया जा सके, और पड़ोसी जो होते थे, जो मतलब कमज़ोर होते थे, शक्तिहीन होते थे, उनसे उन पर विजय प्राप्त करता था और अपने राज्य में मिला लेता था। तो ये तो बिंबिसार की नीति ही थी। और फर्स्ट वाला स्टेटमेंट भी सही है, क्योंकि महावीर और बुद्ध के समकालीन था ये। तो इसका समयकाल आपको 544 ईसा पूर्व से लेकर 492 ईसा पूर्व का समय था इसका, ठीक है। तो ये एक और दो स्टेटमेंट सही है, तो हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो गया इसका। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। तो इसमें उग्रवादी राष्ट्रवाद के विषय के परिणाम स्वरूप होने वाली गतिविधियों के संदर्भ में बताना है कि निम्नलिखित में से घटना को जो घटनाएं दी हुई हैं उनको कालानुक्रम में लगाना है, कि मतलब कौन सी घटना पहले हुई, उसके बाद कौन सी हुई, और उसके बाद कौन सी हुई, ठीक है। तो शासकीय गुप्त बात अधिनियम पारित होना, नाटू बंधुओं का निर्वसन, और 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम, ठीक है। तो अगर इसमें देखो बात करें हम कि जो ये नाटूर जो शासकीय भारत गुप्त अधिनियम जो पारित हुआ था, ये पारित हुआ था आपका जो इसकी अगर बात करें तो ये 1904 में पारित हुआ था, ठीक है। और अगर हम बात करें ये नाटू बंधुओं का निर्वसन किया गया था, तो ये 1897 में किया गया था, ठीक है। और ये जो भारतीय परिषद अधिनियम तो 1892 में किया गया था। तो ये भारतीय परिषद अधिनियम तो को सबसे पहले आएगा, तो तीन किसमें है, तीन हो गया, फिर उसके बाद हमारा दो आएगा, फिर एक आएगा, तो तीन दो एक, तो हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो गया इसका, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। तो इसमें कहा गया कि हाल ही में सुर्खियों में रहा एक पद पॉली बेजहार। तो पॉली बेजहार क्या है इसके बारे में बताना है। तो फर्स्ट है कि इस्पात कारखानों में उत्सर्जित होने वाला एक विषाक्त रसायन है। सेकेंड है कि हाल ही में भारत सरकार द्वारा प्रतिबंधित खतरनाक कीटनाशक है। और सी है कि हाल ही में अंतरिक्ष उपकरणों के उत्पादन हेतु विकसित एक प्रकार का थर्मोप्लास्टिक है। और डी है कि पशुओं के जठरांत अवरोध का कारण बनने वाला
ये मतलब शुद्धता से पैक हुआ एक अपचनीय पदार्थ है, ठीक है। तो इसका देखो डी वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि ये पशुओं के जठरांत में, जो पशुओं की आंत होती है, जठर आंत, ठीक है, उसमें ये इकट्ठा होता है। और ये होता क्या है, क्योंकि जो ये क्या करते हैं, पशु क्या करते हैं, जैसे पॉलीथीन खा लेते हैं, प्लास्टिक की रस्सी खा लेते हैं, तो ये जो प्लास्टिक वाले पदार्थ हैं उनको खा लेते हैं, तो ये इकट्ठा होता रहता है और उन्हीं से विषाक्त पदार्थों को मतलब उसको छोड़ता रहता है, ठीक है। तो ये हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा 15 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से किन तरीकों से शैवाल प्रक्षुपुष्टन होता है, यानी जो एल्गल ब्लूम की बात की जा रही है, ठीक है। तो एल्गल ब्लूम क्यों होता है, उसके मतलब एल्गन ब्लूम जो होता है उसके हानिकारक क्यों ये सिद्ध होता है, ठीक है। तो फर्स्ट है कि विषाक्त पदार्थों का उत्पादन करता है। सेकेंड है कि अनाक्सी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जीवों के लिए प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है, मछली के गलफड़ों का अवरुद्ध हो जाना। तो देखो क्या होता है एक्चुअली कि ये शैवाल बहुत तेज़ी से वृद्धि करने लगते हैं, तो जब पानी, जो वहाँ का पानी होता है उसमें O2 की मतलब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, इसीलिए ये स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं। तो जो गल्फर अवरुद्ध हो जाते हैं मछलियों के, अनाक्सी शोषण मतलब O2 की कमी हो जाती है, जीवों के लिए प्रकाश जब अधिक मात्रा में शैवाल हो जाएगा तो प्रकाश भी नहीं आ पाएगा और विषाक्त पदार्थों का उत्साधन करते हैं, ठीक है। तो हमारा चारों स्टेटमेंट ये सही है, तो हमारा डी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। तो इसमें वेनेडियम धातु के बारे में बताना है कि क्या है, ठीक है। तो फर्स्ट है कि यह उच्च मूल्य की धातु है जिसका उपयोग इस्पात को मजबूत बनाने में किया जाता है। सेकेंड है कि यह अधिकांशतः लौह अयस्क के धातु मल यानी स्लेग से प्राप्त होती है। और भारत में वेनेडियम के सबसे बड़े भंडार झारखंड में पाए जाते हैं। तो ये गलत है, ये झारखंड में नहीं, ये आपको देखने को मिलेगा जो सबसे बड़ा इसका भंडार है वेनेडियम का, तो ये आपको कर्नाटक में मिलेगा। उसके बाद आपको महाराष्ट्र में, देन उड़ीसा में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये गलत है हमारा। और इस ये सेकेंड वाला स्टेटमेंट की बात करें तो ये सही है, क्योंकि अधिकांश लौह अयस्क जो हैं ये लौह अयस्क के जो धातु मल होता है यानी स्लेग जो होता है उससे बनाए जाते हैं, और इसका उपयोग जो है इस्पात को मजबूत करने में किया जाता है, ठीक है। और ये न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि एक्चुअली इसमें क्या देखने को मिला है, अभी जो ये जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा अरुणाचल प्रदेश में एक वेनेडियम मानचित्र स्थापित किया गया है, इसीलिए ये न्यूज़ में था, ठीक है। तो हमारा एक और दो स्टेटमेंट इसके सही हो गए, तो ए वाला ऑप्शन सही हो गया इसका, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 17 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया है कि हाल ही में सुर्खियों में रहे क्षेत्र और संघ शासित प्रदेश जो हैं तो उनका मिलान करना है। तो तवांग अरुणाचल प्रदेश, नाकुला सिक्किम और डोमचेक लद्दाख। तो ये देखो तवांग अरुणाचल प्रदेश में मिलेगा, नाकुला सिक्किम में है, और ये डोमचेक लद्दाख वाले क्षेत्र में है, अक्षय चीन के पास, ठीक है। तो ये तीनों हमारे सुमेलित हैं, तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो गया इसका। ये अभी जो ये तवांग वाला और ये छोटे छोटे क्षेत्र थे, तो चाइना के जो चाइना का जो डिस्प्यूट था, ठीक है, उसकी वजह से ये मतलब ज़्यादा न्यूज़ में थे। नेक्स्ट है हमारा 18 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें भुगतान बैंकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है कि इन्हें भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित सांविधिक चल निधि अनुपात यानी SLR जो होता है, ठीक है, SLR संबंधी अनिवार्यताओं को पूर्ण करने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। और ये क्रेडिट कार्ड सेवा और ऋण प्रदान नहीं कर सकते हैं। थर्ड है कि इन्हें स्वयं के लिए ATM यानी ऑटोमेटिक टेलर मशीन स्थापित करने की अनुमति नहीं है। तो कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही नहीं है, तो देखो ये तो हमारा गलत हो गया स्टेटमेंट, क्योंकि जो कहा गया है कि तो ऑटोमेटिक टेलर मशीन जो है स्थापित करने की अनुमति नहीं है इसको, ठीक है। तो ये तो हमारा सही स्टेटमेंट है। और ये जो इसकी जो SLR संबंधी अनिवार्यताओं की बात करें तो ये मांग जमा का 25% करते हैं, ठीक है। मतलब और ये जो ये ऑटोमेटिक सॉरी 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 ये मतलब जो मांग जमा का जो SLR होता है, इनको इसके लिए मतलब अनिवार्यता इनके लिए ये नियम लागू होते हैं, ठीक है। और ये जो पूरी इनकी मांग जमा राशि है उसका 25% इसका रखना पड़ता है इनको, ठीक है। तो ये तो हमारा गलत हो गया, तो गलत ही पूछा गया है स्टेटमेंट। और ये थर्ड वाला भी गलत है, क्योंकि ये ऑटोमेटेड जो ATM मशीन स्थापित करने की अनुमति होती है, क्योंकि ये लोग ATM कार्ड तो जारी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये क्रेडिट कार्ड सेवा और ऋण प्रदान नहीं कर सकते। तो ये वाला हमारा बिल्कुल फैक्ट है, ये क्रेडिट कार्ड भी प्रदान नहीं कर सकते और और ऋण प्रदान नहीं कर सकते ये लोग, ठीक है।
तो हमारा 1 और 3 गलत हैं, तो गलत ही पूछे गए हैं, तो हमारा सही हो गया 1 और 3 स्टेटमेंट, तो बी वाला ऑप्शन। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। तो इसमें कहा गया है कि अमरावती संगमरमर जो कि 120 मूर्तियों और अभिलेखों का एक संग्रह है, इन्हें गुटूर में अमरावती महाचैत्य से अन्वेषित किया गया था। ठीक है। और इसे वर्तमान में लंदन स्थित ब्रिटिश संग्रहालय में रखा गया है। इसका संबंध निम्नलिखित में से किस पुरातत्वविद से है? ठीक है। तो ए वाला ऑप्शन है अलेक्जेंडर कनिंघम है, सेकंड है एच कोल हैं, और वाल्टर एलियट हैं, और जेम्स प्रिंसेप हैं। ठीक है। तो इसका देखो सी वाला ऑप्शन है, ये वाल्टर एलियट के बारे में बात की जा रही है। इन्होंने ही इनकी जो खोज की थी। ठीक है। और इसके साथ साथ इन्होंने एक जो तोरण था, ठीक है, जो पश्चिमी तोरण द्वार के अवशेष थे, ठीक है, उसकी भी खोज इन्होंने ही की थी। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 20 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से भारत के खंड या बीहड़ यानी रेवाइन और अवनलिकाओं के प्रमुख क्षेत्र हैं? तो यमुना चंबल क्षेत्र है, पंजाब शिवालिक गिरपदी क्षेत्र है, छोटा नागपुर क्षेत्र है। तो ये तो देखो तीनों के तीनों क्षेत्र आपको देखने को मिलेंगे। तो ये मतलब अवनलिका और बीहड़ भूमि से ग्रसित हैं। ठीक है। तो ये हमारा तीनों स्टेटमेंट सही हो गया, तो डी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा 21 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया है कि इस सिलसिले के सूफी संतों को शासक वर्ग के साथ घनिष्ठ संबंधों के लिए जाना जाता है। इन्होंने युद्ध और शांति स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन्होंने राजनीतिक संदेश संदेशवाहक एवं राजदूतों के रूप में कार्य किया, शाही दरबार में सलाहकार जैसे महत्वपूर्ण पद प्राप्त किए, और इन्होंने शाही सहायता के रूप में जागीर और उपहार स्वीकार किए। हालांकि इस सिलसिले को शेख शहाबुद्दीन द्वारा आरंभ किया गया था, किंतु इसे भारत में शेख बहाउद्दीन जकारिया द्वारा स्थापित किया गया। तो इस सूफी सिलसिलों का किस सूफी सिलसिले का वर्णन किया गया है ऊपर? तो फर्स्ट है कि कलंदर है, नक्शबंदी है, चिश्ती है, सुहरावादी है। तो इसका देखो डी वाला ऑप्शन है, ये सुहरावादी की प्रमुख विशेषता थी। ये लोग दरबार में रहते थे और उनसे जो सहायताएं अपने जो महत्वपूर्ण पद भी इन्होंने प्राप्त किए हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 22। तो इसमें कहा गया है कि लॉर्ड लिटन ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के विरुद्ध गौरवपूर्ण पार्थक की नीति का पालन किया है, यानी पॉलिसी ऑफ प्राउड रिवर्स रिजर्व। ठीक है। तो नेपाल है, अफगानिस्तान है, सिंध है, या मद्रास है? तो देखो ये अफगानिस्तान के संबंध में ये मतलब पॉलिसी ऑफ प्राउड का इस्तेमाल करते थे, क्योंकि ये जो अफगानिस्तान को अपना सहायक बनाना चाहते थे, इसलिए। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 23। तो इसमें कहा गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में उद्यमिता और नवीकरणीय साधनों को शामिल करने हेतु प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार यानी जो पब्लिक सेक्टर लैंडिंग होती है, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, ठीक है, उसके बारे में बात करना है कि संबंधित दिशा निर्देशों को संशोधित किया है। इस संबंध में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार देने के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो फर्स्ट है कि प्रायोरिटी सेक्टर यानी पीएसएल संबंधी प्रावधान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, स्थानीय क्षेत्रों यानी लोकल एरिया और शहरी सहकारी क्षेत्रों पर लागू होते हैं। ठीक है। और सभी जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को अपनी समायोजित निवल ऋण का 40% पब्लिक सेक्टर मतलब प्राइवेटी सेक्टर को देना होता है। ठीक है। और थर्ड स्टेटमेंट है हमारा कि पब्लिक सेक्टर लेंडिंग जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग है, इसमें ऋण देने में लक्ष्य से पीछे रह जाने वाले बैंकों को ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि में योगदान करना होगा। ठीक है। तो इसके बारे में बात की जा रही है। तो देखो ये जो हमारा थर्ड वाला स्टेटमेंट है ये तो सही है, क्योंकि अगर ये लोग उधार नहीं दे पाते हैं तो इसको इसमें जो ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि है उसमें योगदान देना पड़ता है। ठीक है। लेकिन सेकेंड वाला स्टेटमेंट गलत है। इनको जो अपनी जो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के लिए इनको 75% रखना पड़ता है। ठीक है। जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक और फॉरेनर बैंक होते हैं यानी विदेशी बैंक होते हैं, उनके लिए ये 40% होता है, और इनके लिए आपको 75% देखने को मिलेगा। तो सेकेंड वाला स्टेटमेंट गलत है, और हमारा फर्स्ट वाला भी सही है, क्योंकि इसमें जो कहा गया है फर्स्ट वाला स्टेटमेंट, तो ये लोकल एरियाज़ के बैंकों और शहरी बैंकों पर भी लागू होते हैं। ठीक है। तो फर्स्ट एंड थर्ड सही है और सेकेंड गलत है, तो हमारा ए वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। नेक्स्ट है 24। तो इसमें कहा गया कि गैर वित्तीय कंपनियों के बारे में बताना है। ठीक है।
यानी NBFC के बारे में। तो आप लोगों के लिए आज के लिए क्वेश्चन है कि NBFC जो एक्ट आया था वो कब आया था, ठीक है। तो ये आपको पूछ लेते हैं कि मतलब ऐसा स्टेटमेंट दे देंगे तो उसका आप लोगों को आंसर देना है। फर्स्ट है कि हमारा RBI भारत के सभी NBFCs को विनियमित करता है। सेकेंड है कि NBFC जिसकी परिसंपत्तियों का आकार 500 करोड़ रुपए या उससे अधिक है प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण है। और थर्ड है कि सभी NBFC को तरलता कवरेज अनुपात के संदर्भ में तरलता बफर बनाए रखने के लिए आवश्यक है। तो इसमें जो बताया जा रहा है, तो देखो सभी NBFCs को इसमें शामिल नहीं किया जाता है। इसमें जिसकी 1000, ठीक है, 1000 मतलब 10,000 करोड़ जिसकी जो राशि होती है, ठीक है, उनको इसमें मतलब तरलता बफर ये 30 दिन का इनको बनाना पड़ता है, ठीक है। तो ये गलत है। और इसमें जो ये सेकेंड स्टेटमेंट है, तो इनका जो आकार होता है NBFC का परिसंपत्तियों का, तो ये 500 करोड़ या उससे अधिक होता है, ना कि 5000, ठीक है। तो ये भी हमारा गलत हो गया। और भारत में NBFC को विनियमित करता है, सभी NBFC को तो नहीं। देखो भारत में जो बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड होते हैं उसे तो RBI रेगुलेट करता है, लेकिन जो इक्विटी या शेयर मार्केट से संबंधित होते हैं उसे सेबी रेगुलेट करता है। और जो तुम्हारा जो बीमा कंपनीज के NBFCs हैं उसे जो है रेडाई मतलब रेडाई जो है उसे रेगुलेट करता है, बीमा जो इंडियन रेगुलेटरी डेवलपमेंट जो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, जो बीमा कंपनी को रेगुलेट करता है तो उसके द्वारा किया जाता है। तो ये स्टेटमेंट तीनों के तीनों गलत हैं इसमें, तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो गया इसका, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर, आज का लास्ट है। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से संरक्षित क्षेत्र नर्मदा घाटी में स्थित हैं, ठीक है। तो फर्स्ट है कि नौरादेही वन्यजीव अभ्यारण्य, सेकेंड है कि मेलाघाट बाघ अभ्यारण्य, थर्ड है कि गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, और तडोबा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। तो इसमें अगर नर्मदा घाटी क्षेत्र में बात करेंगे तो इसमें देखो नौरादेही वन्यजीव अभ्यारण्य है, मेलाघाट वन्यजीव अभ्यारण्य है, गुरु घासी वन्यजीव अभ्यारण्य है। लेकिन तडोबा की बात करेंगे तो ये नहीं है वहाँ पे। ये आपको अंधेरी नदी की जो वेनगंगा घाटी से प्रवाहित होने वाली नदी के यहाँ से प्रवाहित होती है, तो ये महाराष्ट्र में है। और ये नर्मदा घाटी वाली से अलग है, ठीक है। तो ये हमारा गलत है। 1 और 2 3 हमारा स्टेटमेंट है। और ये नर्मदा घाटी में इसके साथ साथ आपको देखने को मिलेगा पन्ना टाइगर रिजर्व है, बंधवगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य है, ठीक है। तो ये आपको नर्मदा घाटी में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो हमारा ए वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। तो आज के लिए इतना ही। और बताइएगा आप लोग कितने सही कर पा रहे हैं क्वेश्चन, और कितनी आप लोगों को आवश्यकता है पढ़ने की और अपना रिवीजन करने की, ठीक है। और पिछले वीडियो आप सारे देख लीजिए, तो हमने सेक्शन वाइज सारे जितने भी विजन के आए हैं अभी तक 23 टेस्ट, ठीक है, उन सारे सॉल्व कर लिए। तो उनको आप लोग ज़रूर देखिए, तो आपको फुल टेस्ट जब आप दोगे तो उसमें लगेगा कि हाँ ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हमको आ रही हैं, ठीक है। तो आपको इसका एग्ज़ाम में ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। तो आई होप आपका दिन अच्छा हो। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।